Assalamu alaikum, my dear students. So, in the last lecture or previous lecture, I finished one of the thermodynamic process, that was isothermal process. So today I am going to discuss the second thermodynamic process, that is adiabatic process. तो बेटा आज हम एडियाबैटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाले, या इसका एक और नाम है आइसेंट्रोपिक। एक्चुअली इट इज आइसोएंट्रोपिक। आप जब केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे या पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पता चलेगा आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है। सो नाउ व्हाट एडियाबैटिक प्रोसेस इज। देखो बेटा, अगर आप मैक्रोस्कोपिक या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के हिसाब से देखोगे, ये खाली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आपने बेटा देखा आइसोथर्मल प्रोसेस में, उसमें प्रेशर चेंज होता था, वॉल्यूम चेंज होता था, लेकिन टेम्परेचर क्या रहता था? कांस्टेंट। बट इट इज द ओनली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच ऑल द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर भी वेरी होता है। ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम भी वेरी होता है। ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें बेटा टेम्परेचर भी वेरी होता है। सो इट इज द ओनली, वी आर गोइंग टू स्टडी 2 more thermodynamic processes, लेकिन among these 4 thermodynamic processes, it is the only process in which pressure, volume and temperature तीनों बेटा चेंज हो जाते हैं। समझ आया? सो इट इज द ओनली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल in which pressure, in which volume and in which temperature change। समझ आया? लेकिन अगर आप हीट के हिसाब से देखोगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से देखोगे, तो क्या होता है? ये ऐसा सिस्टम है, वो सिस्टम है जो ना हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ना ही हीट को इवॉल्व कर रहा है। सो दैट मीन्स दिस सिस्टम इज व्हाट? हीट आइसोलेटेड। सो दिस सिस्टम नीदर एब्जॉर्ब्स हीट नॉर इट इवॉल्व्स हीट। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? थर्मोडायनेमिकली ही एनर्जी के लिहाज से कौन सा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर दिस प्रोसेस? इट इज वॉल्स शुड बी परफेक्टली इंसुलेटेड। ठीक है बेटा? Now, according to first law of thermodynamics, बोलो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? मैथमेटिकली अगर देखा जाए, dq is equal to du plus dw. So now tell me, in this adiabatic system, neither the system absorbs heat nor it evolves. So dq कितना आएगा यहाँ पे? 0. So 0 is equal to du plus dw. Okay? तो बेटा बताओ, dw यहाँ प्लस dw, यानी कि एक्सपेंशन वर्क जो है वो किसके बराबर आ गई? माइनस du। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डज दिस मीन। इट मीन्स यहां पर अगर सिस्टम पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इट मीन्स अगर ये सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, सो वो वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो वो एनर्जी कहां से आएगी?
बाहर से तो सिस्टम कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है. दैट मीन्स हियर द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, here the piston expands, here the positive work is done at the cost of decrease in internal energy. इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन के लिए वर्क करनी है, वर्क करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए, तो वो एनर्जी बेटा कहां से आ रही है, दैट कम्स फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट कम्स फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो उसका मतलब क्या हुआ, इन मॉलिक्यूल्स जब एक्सपेंशन होगा, इन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी घट जाएगी. सो जब एक्सपेंशन होगा, सो लेट मी राइट इट हियर. सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रही है, यहां पर रिलेशन आ रही है dw is equal to minus du. It is during expansion. So इसका मतलब क्या हुआ, during adiabatic expansion, adiabatic expansion हीट तो बाहर से आएगी नहीं, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस में ना सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करता है ना इवॉल्व कर रहा है. तो क्या होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. तो बेटा जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो गई, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए उनकी जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है, वो कम हो गई, और उससे उनमें जो हीट कंटेंट था, उससे उनका जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा. इज दैट क्लियर? सो व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर, इट विल डिक्रीज. और यहां पर एक्सपेंशन के होने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना बेटा. लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने से मॉलिक्यूल दूर होते जाएंगे, तो जब ये दूर हो गए तो प्रेशर, ऑलरेडी टेम्परेचर भी कम हुआ है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हुई है, तो प्रेशर ऑब्वियसली घट जाएगा. प्रेशर टेल्स अस मेजर इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स. सो ऑब्वियसली जितनी इसकी कोलिजन रेट थी अब उतनी नहीं होगी. जरा बेटा इन वेरिएबल्स पे ध्यान दे दो. जब इस सिस्टम में एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर क्या हुआ बेटा, डिक्रीज. वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज. प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज. तो बताओ इन तीन वेरिएबल्स में से क्या कोई वेरिएबल कांस्टेंट रहा, नहीं. सो इट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. इन फैक्ट इट इज द ओनली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच all the thermodynamic variables change. Is that clear? So ये expansion के दौरान let us study it is compression. बेटा बताओ, अगर compression हुआ, compression means negative work, work is done on the system, यहां माइनस dw आएगा ना, प्लस du. इसका मतलब क्या हुआ, जब सिस्टम कंप्रेस होगा तो बेटा मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा. लेकिन यहां पर उससे क्या होगा, वर्क डन जो कंप्रेशन के दौरान होगी उससे इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, बिकॉज द हियर द साइन इज पॉजिटिव. सो नेगेटिव वर्क मीन्स कंप्रेशन. कंप्रेशन के दौरान जो एनर्जी अंदर बिल्ड अप होगी, क्या वो बाहर जा सकती है, नहीं, बिकॉज दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. तो वो एनर्जी गई कहां, दैट एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंप्रेशन, वो यहां पर जो सिस्टम पे वर्क हो रही है वो वर्क कहां गई, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. तो वो एनर्जी अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगी. तो एज ए रिजल्ट इन मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी. तो बताओ ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होगा भाई बेटा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. अच्छा, इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से बेटा क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर. टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाएगा ना, ठीक है ना. क्यों बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से किनेटिक एनर्जी बढ़ गई, कोलिजन रेट बढ़ गई, एज ए रिजल्ट प्रेशर विल इंक्रीज. बट कंप्रेशन हो रहा है, सो ऑब्वियसली
वॉल्यूम विल डिक्रीज। जरा फिर से ध्यान दे दो बेटा, बताओ इस कॉम्प्रेशन में क्या कोई वेरिएबल कांस्टेंट रहा? नहीं। So that's why I told you that during such process, no, not even a single thermodynamic variable remains constant. Neither temperature, pressure, and in fact volume, all of them change. So this was about the basics of adiabatic process. So basically adiabatic process में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। अगर सिस्टम वर्क करता है अपने दम पे करता है, अपनी इंटरनल एनर्जी लेता है। जैसे किसी बंदे को पैसे नहीं बाहर से आ रहे हैं, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रहा है, तो अपने जेब से वो पैसे निकाल रहा है और वो काम खत्म करता है। सो सेम इज हैपनिंग हियर, बट व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर दिस प्रोसेस टू हैपन? ओके, सो जैसे आइसोथर्मल में दो एसेंशियल कंडीशंस थी, यहां पर भी बेटा दो एसेंशियल कंडीशंस है। And what are those two essential conditions? So listen, यहां पर बेटा essential condition पहली ये है that walls should be perfectly insulated. Insulated, ओके, परफेक्ट इंसुलेशन होनी चाहिए। दूसरा है बेटा द प्रोसेस शुड बी वेरी मच फास्ट। Now the question is, why the wall should be perfectly insulated? Quite obvious, because यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। बट परफेक्ट इंसुलेशन, 100% इंसुलेशन, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, इंसुलेशन के साथ साथ दिस प्रोसेस शुड बी फास्ट। देखो क्यों, अब मुझे बताओ, जब एक्सपेंशन होगा यहां पे, अगर ये स्लो हुआ, अगर इंसुलेशन परफेक्ट नहीं है, तो बाहर से हीट आएगी ना। लेकिन जब प्रोसेस फास्ट है, तो क्या बाहर से अगर कुछ हीट आती, क्या इसको टाइम मिलेगा हीट एक्सचेंज होने में? नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर इंसुलेशन 100% भी नहीं है, तब भी बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आनी चाहिए, ना अंदर से कोई हीट बाहर जानी चाहिए। तो उस चीज के लिए ये प्रोसेस स्लो होना चाहिए या फास्ट होना चाहिए? ऑब्वियसली द प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। व्हाई? सो दैट द सिस्टम would get the least time for exchange of heat between system and surroundings। ठीक है बेटा, जैसे वर्क ऑफ एक्सपेंशन फास्ट जब होगा, मान लो 1 सेकंड में 10 जूल की वर्क ये कर रहा है, लेकिन बाहर से क्या होगा, 1 सेकंड में 1 जूल की आ रही है, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तब तक ये प्रोसेस फिनिश हुआ होगा। दैट मीन्स ये प्रोसेस इसीलिए फास्ट होना चाहिए ताकि इस सिस्टम को वो टाइम हम प्रोवाइड ना करें, ताकि अगर कुछ ना कुछ हीट बाहर से आती तो इसको वो टाइम ना मिले। तो इसने तब तक अपना प्रोसेस कंप्लीट किया होगा। आइसोथर्मल में स्लो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो वहां पर जिस रेट पे एक्सपेंशन हो रहा था उसी रेट पे हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। दैट्स व्हाई दैट प्रोसेस वाज स्लो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे रेट बहुत तेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वर्क हो रही है दैट इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, सो दैट मींस बाहर से कोई एनर्जी नहीं आनी चाहिए। So that means the process should be very much fast. So these are the two basic or essential conditions for the adiabatic process to occur. So this was about the adiabatic
process. Now what about the equation of state for adiabatic process? जैसे बेटा आइसोथर्मल में भी हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी थी, सेम इज हियर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर adiabatic process. बोला था मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको कहते हैं, या आपस में स्टेट वेरिएबल्स को रिलेट करता है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट्स में उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। तो आइसोथर्मल में आपने देखा पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन बेटा यहां पे आप याद रखोगे यहां पर कोई भी वेरिएबल कॉन्स्टेंट नहीं है। जब कोई भी वेरिएबल कॉन्स्टेंट नहीं है तो यहां पर तीन इक्वेशंस ऑफ स्टेट आएगी। कैसे बेटा, यहां पर हम रिलेट कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम, हम यहां पे रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, हम यहां पर इक्वेशन ऑफ स्टेट बना सकते हैं बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज यहां पे कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है। तो पहले मैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पी और वी के बीच में बना सकता हूं, फिर वी और टी, फिर पी। सो इट इज द ओनली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें तीन इक्वेशंस ऑफ स्टेट हम यूज करते हैं। तो पहली जो पी और वी आप देखोगे इट इज लाइक दिस, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम पे एक पावर है गामा। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन इट व्हाट दिस गामा इज। सो पीवी रेज पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो फिलहाल आप ये गामा याद रखोगे। दिस गामा it gives us the idea about the atomicity of the gas, but here I don't want to discuss it here, ठीक है। अभी फिलहाल आप याद रखोगे it is the ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. So फिलहाल आप ऐसे याद रखो, अभी मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया। फिलहाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आ गई, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको P1 V1 रेज टू द पावर गामा किसके बराबर आएगा, P2 V2 रेज टू द पावर गामा। तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। लेकिन अभी मैंने बताया यहां पर दो की ही इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं आती है बल्कि तीन की आती है। नाउ V और T हम रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करोगे, देखो बेटा हम क्या करेंगे। वी नो हम यहां पर अज्यूम जो करते हैं गैस जो है इट इज आइडियल, एंड यू नो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो बता बेटा हम P को एलिमिनेट करना चाहते हैं इस इक्वेशन में, तो P लिख सकते हैं ना बराबर nRT बाई V। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P हियर। P के बदले क्या लिखना है बेटा, nRT बाई V, V रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो बेटा ये n जो है नंबर ऑफ मोल्स इट इज कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट, K इज आल्सो कांस्टेंट। तो इस nr को जब यहां लाओगे ये ओवरऑल कांस्टेंट ही बनेगा। तो यहां क्या बच गया, T V रेज पावर गामा, V रेज पावर 1 को ऊपर लाओ इट विल बी V रेज पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। बिकॉज कांस्टेंट को डिवाइड करो कांस्टेंट्स, वो कांस्टेंट ही निकलेगा। तो क्या रिलेशन आ गई टेम्परेचर और वॉल्यूम में, एडियाबैटिक में TV रेज टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में कैसे लिखोगे ये इक्वेशन, लाइक दिस। तो यू कैन राइट इट T1 V1 रेज टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू द पावर गामा -1। बेटा ये रिलेशन आ गई बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। नाउ और किस किस के बीच में रिलेशन आएगी, प्रेशर और टेम्परेचर में। कैसे निकालोगे, वो बेसिक रिलेशन से ही निकालना है। पीवी रेज पर गामा कांस्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। जब प्रेशर और टेम्परेचर करना है तो वॉल्यूम को क्या करेंगे, एलिमिनेट। सो वी नो पीवी इज इक्वल टू nRT। तो वॉल्यूम को एलिमिनेट करना है तो V को क्या लिखोगे बेटा, nRT बाई P। सो राइट डाउन हियर P, बोलो बेटा V के बदले क्या लिखोगे, ये nRT बाई P
होल रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो बेटा क्या आएगा, nr कांस्टेंट है, नीचे जाके ये तब भी कांस्टेंट निकलेगा, तो यहां क्या बचा p, शाबाश, यहां से क्या बचा, ये p रेज पावर गामा डिवाइडेड बाई p रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो बेटा ये p रेज पावर गामा जब ऊपर आएगा इट विल बिकम p रेज पावर माइनस गामा, तो p रेज पावर 1 p रेज पावर माइनस गामा और t रेज पावर गामा ऐसे ही है इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इट विल बिकम p रेज पावर 1 माइनस गामा t रेज पावर गामा is equal to constant. This is the third equation of state for adiabatic process. So हमारे पास adiabatic process में 3 equations of state हैं। बोलो बेटा पहली क्या आ गई, PV रेज पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरी क्या आ गई, TV रेज पर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और तीसरी इक्वेशन क्या आ गई, P रेज पर 1 माइनस गामा T रेज पर गामा is equal to constant. So these are 3 equations of state for adiabatic process. So here I want to finish my session and बाद में मैं elaborate, don't worry about this gamma, मुझे kinetic theory of gases में भी इसको बहुत explain करना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इंशाल्लाह next lecture में थोड़ा इसको elaborate करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थर्मोडायनेमिक वर्क इसकी बताऊंगा, जैसे आइसोथर्मल में इंडिकेटर डायग्राम का बताया था, स्लो बताया था, तो वो सारा इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।